So hello everyone, welcome all of you. Friends, now we are going to analyze the Hindu paper of 15th February. ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं जो इंपोर्टेंट न्यूज है और सबसे पहला जो आपका न्यूज है ये है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ मीडिया और प्रेस फ्रीडम. ठीक है, मीडिया की जो आजादी है उसके बारे में आज देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज आई है और न्यूज है रिलेटेड टू बीबीसी. ठीक है, ये आपको पता है कि बीबीसी के एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री आई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका अगेंस्ट जो है अपने ऑब्जेक्शन रेज किए थे और बोला था कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री एक तरीके से क्या कर रही है, ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अटैक कर रही है. सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं किया, उन्होंने बैन किया किसको, जो भी पर्टिकुलर लिंक था. ठीक है, आप इस चीज को समझना, वहां पे डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं है, वहां पे जो लिंक था उस जो डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित कर रहा था उसको इन्होंने बैन करा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ठीक है, अपनी जो आईटी एक्ट है 2000 का उसके द्वारा जो अपनी शक्तियां है आपातकाल में वो यूज कर सकती है और मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि ये पर्टिकुलर जो आपकी न्यूज है ये वॉयलेट कर रही है इंडिया की सिक्योरिटी को, ये अटैक है हमारी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और बहुत अदर पैरामीटर है. दो इंपोर्टेंट आपके एक्ट है, मैं आपको बता दूं, आईटी एक्ट है एक तो आपका, ठीक है, और आपका सेकंड है आपका अभी रिसेंट में आपने देखा होगा डिजिटल मीडिया रूल्स आए हैं 2021. तो दोनों को यूज करके यहाँ पे उन्होंने इस लिंक को बैन कर दिया. उसके बाद में बहुत सारे बीबीसी पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है उनकी तरफ से बोला गया कि बैन क्यों किया गया और जो गवर्नमेंट है उनके अपने तर्क थे. तो इसी सीरीज में अभी रिसेंटली वहां पे जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनका एक सर्वे टीम पहुंची है. देखिए, बहुत सारी न्यूज में आपने देखा होगा कि रेड पड़ गई, बट वो रेड नहीं है, वो क्या है, आपका एक सर्वे टीम है. यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट ने बताया है कि हम रेगुलर सर्वे करते हैं, हमें जहाँ पे लगता है कि देयर इज ए वॉयलेशन ऑफ टैक्सेशन लॉ. ठीक है, वॉयलेशन हुआ है टैक्सेशन लॉ का, कुछ ऐसी चीज हमको पता चली है जिसका जवाब बीबीसी नहीं दे पाई है. और जो ये पूरा मामला है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है. ठीक है, तो आईटी डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, आईटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि जो बीबीसी है उसने क्या किया है, उसने ये एक्टिविटी की है. अब आप बोलेंगे कि सर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है. देखिए, यहीं से आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसफर, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बीबीसी का ही एग्जांपल से हम समझते हैं. आपको पता है बीबीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, वो आपका लंदन में हेडक्वार्टर है. और यहां पे जो इंडिया में उसकी ब्रांचेज है, ठीक है, वो भी अपना कुछ बिजनेस करती होगी. ठीक है, तो आपको पता है कि टैक्सेशन सिस्टम ब्रिटेन में अलग है और यहां पे अलग है. तो यहां को अगर बीबीसी टैक्स अवॉइड करती है और अपना जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है वो कहां पे दिखाती है, यहां पे, इसका मतलब यहां पे जो एक्टिविटी और बिजनेस वो कर रही है उसका वो ट्रांसफर कर रही है यहां पे. ठीक है, और दिखा रही है कि हम सब्सिडियरी कंपनी है और ये जो है ये वाली जो मेन कंपनी है वो ज्यादा चार्जेस यहां पे लगाती है. चार्जेस लगाने की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम जो उसका ट्रांजैक्शन है वो यहां पे शो होता है, यहां पे नहीं होता. तो उन्होंने क्या कर दिया, उस प्राइस को ट्रांसफर कर दिया. आप समझ गए स्केल को. मेन कंपनी है और जो सब्सिडियरी कंपनी है, वहां पे सब्सिडियरी कंपनी की जो कंट्री है जहां पे वो लोकेटेड है वहां पे वो टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं. ठीक है, टैक्स इवेजन क्या है, ये एक इलीगल टर्म है. देखिए, आपने दो वर्ड सुने होंगे, टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन. देखिए, इवेजन कब होता है, जब आप इलीगल तरीके से टैक्स की, जैसे जिसको टैक्स की चोरी बोलते हैं. अवॉइडेंस कब होता है, अवॉइडेंस तब होता है जब आप यहाँ के लोग को इस सुटेबली ऐसे यूज करें कि जिससे आपको टैक्स कम देना पड़े. आप डिस्काउंटेड रेट में कुछ मिल जाए, आपको डिस्काउंट मिल जाए टैक्स पे, या बहुत सारे मेथड यूज. तो ये इलीगल नहीं है, आप अवॉइडेंस कर सकते हैं क्योंकि आपने क्या किया, लोगों को उस तरीके से आपने यूज कर लिया. इवेजन की बात जब है वो इलीगल है. तो यहाँ पे यही इस पे चार्जेस लगे हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग में बोल रहा है. इसे प्रॉफिट शिफ्टिंग भी बोलते हैं. और आपने देखा होगा जो आपकी चाहे OECD हो, G20 हो, ये डिफरेंट टाइम पे इन्होंने जो ये ट्रांसफर प्राइसिंग है, प्रॉफिट शिफ्टिंग है, इसके खिलाफ बहुत सारे कानून लाने के लिए और बहुत सारी कंसेंसस इमर्ज हुई है कि जहां पे
आपका कंपनी वर्क कर रही है, एक्चुअल में जो बिजनेस जिस जगह पे कर रही है वहीं पे उसे टैक्स देना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसको शिफ्ट किया जाए। तो ये एक इश्यू है। अब तक ऐसा कुछ सर्वे में नहीं आया कि ये एक्चुअल में इन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग की है, बट एलिगेशन है, ठीक है, एलिगेशन है कि ट्रांसफर प्राइसिंग है, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए, जब तक भी यू आर नॉट इन सिविल सर्विस बट यू आर गोइंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, तो यहां पर जब तक भी आपके पास एविडेंस ना हो, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आई जिसने पूरे तौर पे ये सारी चीजें स्टैब्लिश कर दी, तब तक आप बोल नहीं सकते कि पर्टिकुलर जो आपकी कंपनी है वो इन्वॉल्व थी नहीं थी। अभी उन्होंने सर्वे किया है, सर्वे के बाद में अगर रिपोर्ट आई तो आप बोलेंगे हाँ यहाँ पे टैक्सेशन लॉ का वायलेशन था। अभी तक क्या है, एलिगेशन लगे हैं, और हमारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्या है, उसको पावर है कि वो सर्वे कर सकती है, ठीक है। तो इसमें गलत और सही कुछ भी नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे अपोज करना है, ना ही आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। आपको देखना है लीगैलिटी क्या है और बेसिस क्या है, ठीक है। तो बट अब आप बात आती है, बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि इट इज बेसिकली एन अटैक ऑन मीडिया। मीडिया की जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही इंक्लूड किए हुए आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस भी, फ्रीडम ऑफ मीडिया। बट फिर मैं आपको बताऊं कि 19 में भी क्या है, देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और वो सारे रेस्ट्रिक्शन मैंने जैसे आपको बताया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक मोरालिटी, ये सब, और आपका डिफेमेशन, ये सारी चीज क्या है यहाँ पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारा यहाँ पे क्या होगा, आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में होगा कि फ्रीडम तो है बट आपको जो है एक दायरे के अंदर ही आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप वॉयलेट करें जो लो, अगर लो की भी बात होती यहाँ पे आती है, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात आती है, नेशन की बात आती है, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस बना के इसको देखना पड़ेगा। एक तरफ मीडिया की जो आजादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ पर हमारे नेशन की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी की बात है, ठीक है। तो यू शुड मेक ए बैलेंस। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे आर्टिकल अब आएंगे, आपको सबको अवॉइड करना है। आप सिंपल एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, आपको डिटेल में नहीं जाना, आप सिंपली देखिए कि क्या इशू था उस पे मीडिया की फ्रीडम से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन आपसे मीडिया की फ्रीडम पे ही आएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा बीबीसी का पूरा हिस्ट्री बताइए। थोड़ा आप देख लीजिए, वो लंदन बेस्ड है और यहाँ पे ये सारी चीजें, ठीक है। बट आपके लिए जो मेन है वो क्या है, मीडिया की जो फ्रीडम की बात है, ये आपका की पॉइंट है, और ये आपके जीएस पेपर 2 में भी, और आपको कभी एथिक्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दोनों जगह ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूज के बाद अब चलते हैं सेकंड न्यूज पे, और सेकंड इज अबाउट डिसेबल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल्ड लोगों के लिए, उस पे यहाँ पे बात की गई है। अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो यहाँ पे बात की गई है शेपिंग ए मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम, ठीक है। सुगम्य भारत अभियान आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर क्या रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, और अगर आप देखें डिसेबल्ड लोगों के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो फ्रेंडली हो, उनके वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एक तरीके से आप उनके जो राइट है उसका वॉयलेशन कर रहे हो, क्योंकि हर एक आदमी को क्या राइट है, आर्टिकल 21। देखिए, जब भी मैं बात करता हूं किसी भी टाइप से, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की या इंडिविजुअल की, आप हमेशा कभी भी, जब मैं डिसेबल की बात कर रहा हूं, आप इसे दो तरीके से लेना। जब भी मैं किसी कम्युनिटी में राइट की बात करूंगा, एक तो आप पूरा कम्युनिटी के राइट की बात करोगे, डिसेबल पीपल, एक इंडिविजुअल के राइट की बात करोगे, वो है आपका आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 हर इंडिविजुअल को क्या देता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बट सिंपल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नहीं है, वो क्या है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो अगर आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी आपको पता है कि ये दौर किसका है, ये दौर आईसीटी का है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, ये डिजिटल दौर है। तो इसमें क्या है, आपका जो डिजिटल इकोसिस्टम भी है वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी आपका राइट टू लिव विद डिग्निटी होगा डिसेबल्ड लोगों के लिए। ये सारा आर्टिकल उसी पे बेस्ड है। मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे जीएस पेपर 2 में भी, 1 में भी जो मार्जिनलाइज सेक्शन की बात की गई है, जीएस पेपर 2 में स्पेसिफिक सेक्शन है जहां पे मार्जिनलाइज जो पीपल है उनके रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है, क्या उनके पर्टिकुलर एक्ट लेके आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, मेंस में स्पेशली आएगा कि जो डिसेबल्ड है उनके रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई, सक्सेसफुल है नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, हमको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं सेंसस की भी बात करूं तो सेंसस में जो हमारी पॉपुलेशन है वो है 2.21%।
2011 का जो सेंसस बताती है कि हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें डिसेबल्ड आपके जो है वो है आपके दिव्यांग, जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने नाम दिया था कम्युनिटी को, दिव्यांग कम्युनिटी, और मैं बोलूंगा स्पेशली एबल्ड लोग। ठीक है, डिसेबल वर्ड को देखिए, आप जब मेंस में भी क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे भी आप डिसेबल्ड की जगह आप स्पेशली एबल्ड अगर बोल दें, देखिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है किसी पर्टिकुलर वो एक्टिविटी नहीं कर पाता, बट दूसरे डोमेन में उसको आपसे या फिर पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटिवली उनकी ज्यादा कैपेबिलिटी हो, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं स्पेशली एबल्ड, या अगर आप हिंदी में आंसर राइटिंग करें तो दिव्यांगजन आप उनको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये वर्ड दिया, और इस वर्ड का जो बेसिक मीनिंग था वो था जो हमारा माइंडसेट है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, हम उनको देख रहे हैं कि हीन भावना से हम देख रहे हैं कि यार दे आर डिसेबल्ड, दे कैन नॉट डू समथिंग, ये नेगेटिव सेंस हो गया, बट जब हम उनको बोलेंगे स्पेशली एबल्ड पीपल, ठीक है, यहाँ पे इस डोमेन में नहीं पर्टिकुलर डोमेन में उनकी स्पेशल एबिलिटी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटल इकोसिस्टम को भी एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज इसमें हो सकती है, जैसे हम आपको पता है कि जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए इंटरनेट पे कुछ अलग सिस्टम, इस टाइप से बहुत सारी चीजें अभी इन्वेंशन भी हुआ है, उसमें पर्टिकुलरली हम जाएंगे नहीं, बट आप ये सारी चीजें देखना कि जो पर्टिकुलर चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे की गई है कि जिससे हम एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करें। अब मैं इंडिया की बात करता हूं कि इंडिया ने जो है आपका जो कन्वेंशन थी आपकी राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये 2007 में रेटिफाई की थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे आर्टिकल 41 हमारा डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो भी क्या बोलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट को एफर्ट करने चाहिए किसके लिए, टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंट इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 41 भी क्या कर रहा है, स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि आप जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, ये जो माइंडसेट है इसको आप भी चेंज करिए। ये वर्ड जब आप आंसर में लिखेंगे कहीं पे भी आपसे राइट ऑफ डिसेबल जो पीपल हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएगा तो हमेशा स्पेशली एबल्ड आप लिखेंगे तो एक पॉजिटिव कनोटेशन जाएगा, या हिंदी में आप दिव्यांगजन लिखेंगे तो पॉजिटिव कनोटेशन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, इनके लिए स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि आप एफर्ट करिए। ठीक है, पर्टिकुलरली उन्हें उनके राइट टू वर्क को सिक्योर करने के लिए। और फिर आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लेके आए। इस एक्ट में डिफरेंट फैसिलिटीज उनको दी गई, डिफरेंट राइट दिए गए, बहुत सारी चीजें इसमें की गई कि डिसेबल्ड लोग जो हैं उनके लिए, चाहे हम जॉब की बात करते हो या डिसेबिलिटी के जो पैरामीटर्स थे, देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गई वो क्या किया गया कि डाइवर्सिफाई कर दिया मोर डिसेबिलिटी को। पहले हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी 7 थी, अब वो कितनी कर दी गई, इस एक्ट के थ्रू 21 कर दी गई। ठीक है, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन है। इस एक्ट में पर्टिकुलर रिजर्वेशन की बात की गई है, अराउंड आई थिंक 4% रिजर्वेशन को जो है उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में आप 4% तक रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए, जिससे कि ये राइट टू वर्क सिक्योर होगा। तो आप देख रहे हैं डीपीएसपी में डायरेक्शन दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो इस हिसाब से आप इस आर्टिकल को पढ़ना, इससे जो भी आपको मिलेगा। बट जो इसका मेन मकसद है आपको ये बताना कि डिसेबल्ड लोगों के लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीपीएसपी भी बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट भी है, हमने एक कन्वेंशन भी साइन की हुई है और हमारी पॉपुलेशन ये भी है। तो आप वैसे किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी आप उसके राइट के लिए, चाहे वो एक भी इंडिविजुअल होता है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस टाइप की पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाना है। अब जो नेक्स्ट न्यूज है आपकी, ये है रिलेटेड टू मैरिटल एज। देखिए इस पे हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट के एज ऑफ कंसेंट पे हमने एक वीडियो भी डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट फिर से यहाँ पे एक आर्टिकल है पर्टिकुलर, और इस आर्टिकल की मेन थीम से ही देखिए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, बट इसको आप पढ़ना, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। और इसमें जो मेन है कि एजुकेशन मोर देन वेल्थ डिटरमाइंस द वुमेन्स मैरिटल एज। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे बात रिच और पुअर की नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस हो रही है तो वहां पे रिच और पुअर, पॉवर्टी डिसाइड नहीं कर रही है, रिचनेस डिसाइड नहीं कर रही है कि आपकी एज क्या होगी, यहाँ पे डिसाइड कर रही है एजुकेशन। तो अगर आपको चाइल्ड मैरिज को रोकना है तो आपको कहां पे फोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन पे। और यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं कि एजुकेशन के साथ साथ में हेल्थ, एंड हेल्थ में ही एक कंपोनेंट है अवेयरनेस का।
ठीक है। जब वुमेन अपनी बॉडी को लेके अवेयर होगी, उनको भी हेल्थ फैसिलिटी उस टाइप की होगी, तब भी इंपैक्ट पड़ेगा। और एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन क्या करेगी, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है उस पर अटैक करेगी। पैट्रियार्कल माइंडसेट कि भाई पैट्रियार्कल माइंडसेट का देखिए बेसिक चीज क्या है। अगर आपको एक वर्ड में कोई बोले, एक लाइन में कोई बोले कि पैट्रियार्कल माइंडसेट क्या होता है, बहुत बार हमने न्यूज में सुना हर जगह कि पैट्रियार्कल माइंडसेट। सिंपली पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि जब आप वुमेन को मैन से के कंपैरिजन में क्या इंफीरियर समझते हो, आप समझते हो कि औरत जो है बहुत सारी चीजों में इंफीरियर है। ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है सिंपली। If someone is asking you that what is patriarchy, तो आप सिंपली आपको समझना है कि जब आप मैन को ज्यादा कैपेबल समझ रहे, वुमेन को इंफीरियर समझ रहे, यही पैट्रियार्की है, सिंपल। तो इस पे अटैक आप कैसे करेंगे, एजुकेशन से करेंगे। और मेरा भी ये मानना है कि इसमें एडिशनली हेल्थ का भी एक पैरामीटर होता है, क्योंकि अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, अवेयरनेस होगी, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में आशा वर्कर जाती है, आशा वर्कर जाके बहुत सारी चीजों के बारे में गांव में जो है औरतों को वो अवेयर कराती है। तो उससे क्या होता है कि वो जो वुमेन है, वो पर्टिकुलर सेक्शन है, उनको पता चलता है अपनी बॉडी के बारे में, वो एजुकेट होती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, अगर मैं फैमिली प्लानिंग की भी बात करूँ, मैरिज के बाद में भी वो भी सक्सेसफुल हो पाई है। तो उससे पहले भी अगर गर्ल्स में भी आप इस टाइप की अवेयरनेस लेके आएंगे तो बहुत सारी चीजों में रेजिस्टेंस बनेगा और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक पूरा मूवमेंट होगा। जहां पे भी जैसे हमने देखा असम के केसेज में 25 to 30% आई थिंक चाइल्ड मैरिज केसेज हुए। अभी आपने देखा है कि रिसेंटली असम में इतने सारे अरेस्ट हुए और पर्टिकुलरली उन्होंने पूरा जो जहां जहां पे केसेज मिले उन सबको अरेस्ट कर लिया। और बहुत सारा आपने देखा होगा कि अपोजिशन भी हुआ उस चीज को लेके। बट अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा जो एक फैक्चुअल चीज है, कि जब हम बात करते हैं कि जो हमारी एज ऑफ कंसेंट है मैरिज के रिलेटेड, अगर हम एज ऑफ कंसेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो चाइल्ड है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, आपके जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में, पर्टिकुलर एक्ट है जो अटैक कर रहा है बेसिकली चाइल्ड मैरिज पे। ठीक है, इस एक्ट में यहाँ पे 18 ईयर है फीमेल के लिए और 21 है मेल के लिए। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होता है कि आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे भी एक पैट्रियार्किकल माइंडसेट शो कर दिया कि पैट्रियार्की का जो सिस्टम है वो यहाँ पे भी आ रहा है, आपने इक्वल क्यों नहीं किया। और यही बात अब हो रही है। आपने देखोगे कि रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल लेके आना चाह रही है, जो बिल क्या करेगा, इसको इक्वल करने की, कि जो फीमेल है उसकी भी आप 21 करिए। और तो यहाँ ये इक्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये आपको सोचना है कि 18 और 21 क्या सही है, क्या ये वॉयलेशन है, किसका ये वॉयलेशन है, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या उसका ये वॉयलेशन है, या आर्टिकल 15 का वॉयलेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस। भाई डिस्क्रिमिनेशन आपने, ठीक है, एज को इक्वल क्यों नहीं किया, ये सोचने वाली बात है। जैसे हम बात करते हैं कि जब कि क्या फीमेल की 21 फिर बोलेंगे कि मेल की 24 कर दो, इक्वल क्यों नहीं है। ये भी क्या शो कर रहा है कि आप फीमेल को क्या क्या समझ रहे हैं, मेल से इंफीरियर समझ रहे हैं। ये पैट्रियार्की है सर। आप लॉ में भी ये परसिस्ट करती हुई आपको दिख जाएगी कि यहाँ पे अलग प्रोविजन क्यों है, आप क्यों 21। यहाँ पे अगर आप देखते 18 में तो आदमी क्या होता है, उसको 12th किया, ग्रेजुएशन में आया होगा, तो आप सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन में तो लड़की को तो शादी करने दे बट लड़के को मत करने दे। आपने सोच लिया कि लड़की कमाएगी नहीं, लड़का कमा के लाएगा, इसको घर चलाना है, तो आप 18 कर रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, ये भी आपकी पैट्रियार्किकल जो आप थिंकिंग है उसके क्या है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है। ये आर्टिकल आप पढ़ना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज। और ये मैं आपको एक और चीज इसमें बता दूं कि सिर्फ आपका जो चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, वहीं पे सारी चीजें डिफाइन की हुई है। बाकी बहुत सारे लॉ है आपके, जैसे हम बात करते हैं कि पर्सनल लॉ की भी बात करते हैं, कम्युनिटी स्पेसिफिक जो क्रिश्चियन मैरिज है, पारसी है, स्पेशल मैरिज है, और आपका फिर हिंदू मैरिज एक्ट है। तो यहाँ पे भी वुमेन का एज जो है वो मिनिमम है 18। बट अब हम आते हैं पर्सनल लॉ पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ की। यहाँ पे अराउंड आपका 15 ईयर है। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट है, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम इससे भी हुई है। और यहाँ पे भी तभी हम किस चीज की बात करते हैं, तभी हम बात करते हैं कि देयर शुड बी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइवेट लॉ में डिफरेंसेस है। तो क्या यूसीसी ही सॉल्यूशन है, तो मैं कहूंगा कि यूसीसी सॉल्यूशन है। बट उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर ऐसे कुछ प्रोविजन है, उसी के लिए उसको रिफॉर्म कराने चाहिए। पहले हमें इन प्राइवेट लॉ को रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप यूसीसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसका रिजल्ट। ठीक है,
तो अगर ये रिफॉर्म होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अगर 18 होती तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यूसीसी हो गया। तो तब इजी होगा। यूसीसी आपको पता है कि आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 44 जो आपका संविधान का आर्टिकल है, वो बोलता है कि देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। बट मेरा जो मानना है कि प्राइवेट लॉ को आप रिफॉर्म करिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका यूसीसी मिल जाएगा। और ईरान तो वैसे भी आपको पता है न्यूज़ में हमेशा रहता ही है कि ईरान की जब से वो न्यूक्लियर डील 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी और उससे बैकआउट कर गए थे यूएस से, और उसके बाद में बहुत सारे इशू आए। और यहाँ पे राइवलरी हम देखेंगे ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में भी। देखिए जब वेस्ट एशिया की बात होती है, मिडिल ईस्ट की बात होती है, तो वहाँ पे आपके दो मेजर प्लेयर है, उन्हीं के आसपास ये पूरी पॉलिटिक्स आपकी घूमती है। पहला आपका सऊदी अरेबिया, वहाँ पे जो यूएस से सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को, और बाकी जो अरब कंट्रीज है और वो सुन्नी मेजोरिटी जहाँ पे है, और एक तरफ है ईरान जहाँ पे शिया आपको पता है उसका पर्टिकुलर होल्ड है। और तो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी की वजह से बहुत सारे इशू मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप पूरा मिडिल ईस्ट को ऑब्जर्व करें या फिर वेस्ट एशिया को ऑब्जर्व करें तो हमेशा इस राइवलरी को आपको देखना है। ठीक है, और उसमें अभी टर्की भी आ गया है, रिसर्जेंस ऑफ टर्की हुआ है। टर्की और पाकिस्तान का एक अलायंस वो अलग से वर्क कर रहा है, वो भी इंडिया के लिए खतरा था। बट देखते हैं कि ये जो रिसेंट में एक्टिविटी हुई है इसके बाद में बहुत ही एक सैड न्यूज आपको पता है कि टर्की में इतना जोरदार भूकंप आया, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा माल और जान को नुकसान हुआ है। उसके बाद में इंडिया ने बहुत सारी असिस्टेंट भी भेजी है। हो सकता है कि बेटर रिलेशन भी हो, और देखिए वो पर्टिकुलर कंट्री का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है, नेचुरल अगर हम देखें। और इंडिया बात करता है वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है कि वर्ल्ड इज ए फैमिली, तो वो हमारी वैसे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और स्ट्रेटेजिक टर्म्स में भी वो बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो अब जो लास्ट न्यूज है आज की, ये है आपकी स्पाई बैलून से। आपको पता है कि रिसेंट में यूएसए ने क्या किया था, जो चाइना का एक बैलून था उसको बोला कि ये स्पाई बैलून है, उसको मार गिराया अपने जेट से। तो बहुत ही बड़ा इशू तब से क्रिएट हो गया है। और यूएसए, आपको पता है कि यूएसए और आपकी चाइना की जो राइवलरी है ये किस चीज की है, ये है सर हेजेमोनी। सर हेजेमोन ऐसी कंट्री होते हैं जिसके आसपास भी कोई पावर नहीं होती, वो टोटली कंट्रोल करती है पूरे वर्ल्ड को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। यहाँ पे हेजेमोनी को रिलेटेड है कि चाइना क्या करना चाह रहा है, चाइना एक तरीके से एक सब्स्टिट्यूट बनना चाह रहा है यूएस का, कि पहले जो यूएस था उसको रिप्लेस करना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कोई भी ऐसी मेजर पावर होती है, बात करें 1990s के बाद में जब से यूएसएसआर जो टूट गया था, उसके बाद में आपको पता है कि यूएसए को चैलेंज करने वाली कोई पावर नहीं थी। बट रिसेंट में चाइना का जो राइज हुआ है वो एक तरीके से यूएस को चैलेंज उसने किया है। ठीक है, ये रियलिटी है, आप इसको नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं किया। बट उसमें क्या है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज है, जैसे अभी जो इंडिया का भी राइज है तो साइमल्टेनियस, और रशिया का रिसर्जेंस हुआ है, बाकी और भी कंट्री है। तो अब मैं नहीं कहूँगा कि हेजेमोनी वाली कंडीशन आएगी। ये जो वर्ल्ड है आज का, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर का मतलब होता है देयर आर डिफरेंट मेजर पावर्स। ठीक है, कोई एक सुपर पावर या दो सुपर पावर नहीं है। ठीक है, जैसे बाइपोलर वर्ल्ड है। बाइपोलर कब होता है, बाइपोलर जब होता है जब दो सुपर पावर होती है। कोल्ड वार टाइम में आपने देखा होगा कि रशिया, यूएसएसआर और आपका यूएसए, ये दो मेजर पावर थी, वो बाइपोलर। आप सिंगल अगर यूनिपोलर की बात करते हैं तो 1990s का जो दौर था वो यूनिपोलर का था, यूएसए मेजर पावर, और कोई इसको टक्कर देने वाला नहीं था। आज का अगर आप टाइम की बात करते हो तो मैं इसे बाइपोलर नहीं कहूंगा कि बस यूएस और चाइना, यहाँ पे इंडिया भी है, यहाँ पे रिसर्जेंट ऑफ रशिया भी है, आपने देखा डिफरेंट अदर पावर्स भी है, वो भी एक तरीके से राइज कर रही है। तो ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है जहाँ पे डिफरेंट ग्रेट पावर्स है, नॉट सुपर पावर। ठीक है, सुपर पावर की जब हम बात करेंगे तो यूनिपोलर या बाइपोलर की बात करेंगे, ग्रेट पावर्स की बात करेंगे तो मल्टीपोलर की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इशू है, ये इशू ताइवान तक चला गया है। तो ताइवान ने भी धमकी दे डाली चाइना को कि अगर यहाँ पे स्पाई बैलून आपके आए। देखिए यूएसए ने क्या बोला, यूएसए ने बोला कि चाइनीज ये बैलून जो है ना पूरे दुनिया में घूम रहे हैं और अलग अलग कंट्री पे ये एक तरीके से ये सर्विलेंस कर रहे हैं। तो ताइवान ने बोला, तो आपको पता है कि ताइवान को इनडायरेक्टली आपका यूएसए सपोर्ट करता है, जिससे कि वो चाइना उसको एक तरीके से कब्जाने के चक्कर में है, बट यूएसए उसे रोक रहा है और चाइना वो यूएसए ताइवान को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ताइवान ने भी धमकी दे डाली चाइना को कि आपका अगर कोई स्पाई बैलून आया तो हम उस पर अटैक करेंगे। तो इस पूरी राइवलरी को आप देखना, यूएसए, चाइना और फिर ताइवान का इशू। आपको पता है कि ताइवान क्या है,
ताइवान जो है एक अभी अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट उसको बहुत सारी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, कंट्रोल नहीं है चाइना का अभी तक उस पर कोई। बट अगर बात करते हैं 1985 की, तो 1985 के वॉर के बाद में ये जो ताइवान था आपका, ये ताइवान जापान के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, जापान का इस पे कंट्रोल आ गया। और उसके बाद में जब आपको पता है कि चाइना के से जब जापान चला गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, और उस टाइम पे दो इंपोर्टेंट इनकी पार्टीज थी चाइना में। पहली केएमटी थी और दूसरी आपकी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसका होल्ड पूरे चाइना पे हो गया, और ये जो केएमटी के लीडर थे ये कहाँ पे चले गए, ये भाग के आपके ताइवान आ गए, और वहां पे इन्होंने अलग गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की। तब से क्या है, चाइना पे कंट्रोल तो सीपीसी का हो गया, बट ताइवान पे भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और तब से ही उन्होंने बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं जिससे ताइवान को वो कंट्रोल लेके आ जाए। बट बहुत सारी कंट्री अभी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करती। वो क्या करती है, वो वन चाइना पॉलिसी पे चलती है। वो ताइवान को चाइना का ही पार्ट कंसिडर करती है, जबकि वहां पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, सीपीसी उससे कंट्रोल नहीं कर रही है, बट स्टिल वो मेजर कंट्री आपकी क्या करती है, ज्यादातर वो वन चाइना पॉलिसी पे चलती है। अब ये वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि वे समझती है कि ताइवान भी एक तरीके से पार्ट है किसका, चाइना का। तो वो दो इंडिपेंडेंट नेशन की यहाँ पे बात नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया को ये वन चाइना पॉलिसी को अब छोड़ देना चाहिए, इंडिया को ताइवान को सपोर्ट, तो बहुत सारे इसमें इशू है। ये सारी चीजें आप देखना, बट ये पर्टिकुलर आर्टिकल पे आप नजर रखना, आपको ज्यादा इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, बट आप सिंपल देखना कि ये जो वर्ल्ड जो आपका ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है जो इंडिया को भी इम्पैक्ट कर सकती है। कि जब हम इंडिया की और चाइना के रिलेशन की बात करते हैं, इंडिया की भी पॉलिसी जो है अब तक वो वन चाइना पॉलिसी है, क्या इंडिया को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। सो थैंक यू सो मच।